बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा चौथा अध्याय चल रहा है औद्योगिकीकरण का युग। तो बच्चों, इस अध्याय के अंदर आज का हमारा विषय रहेगा कारखानों का उदय। देखिए बच्चों, हमने कल जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने आदि औद्योगिकीकरण के बारे में अध्ययन किया था, यानी औद्योगिकीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसके बारे में हमने देखा था। और उसमें हमने देखा था कि जो शहरों के रहने वाले सौदागर थे, व्यापारी थे, वो गाँव में जाकर के वहाँ के जो किसान थे, काश्तकार थे, दस्तकार थे, उनसे उन्होंने समझौता कर रखा था। वो उनको पैसे देते थे और उनसे माल तैयार करवाते थे और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर उस माल की सप्लाई करते थे, उस माल को वहाँ भेजते थे। इस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ पर शहरों और गाँवों के बीच में आपस में घनिष्ठ संबंध बन गए थे और व्यावसायिक आदान प्रदान होता रहता था। और ये जो प्रक्रिया थी बरसों तक चलती रही, यानी कि औद्योगिकीकरण का जो प्रारंभिक स्थिति थी। इसके बाद में जो अगली स्थिति आई वो कारखानों का उदय था, यानी अब शहरों के अंदर कारखाने खुलने लग गए थे, फैक्ट्रियां खुलने लग गई थी। आज हम उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे, कारखानों का उदय। देखिए बच्चों, इंग्लैंड के अंदर 1730 के अंदर सबसे पहले कारखाने खुले थे, लेकिन इनकी संख्या में वृद्धि सबसे ज्यादा 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते हुई, तब जाकर के इनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ था। पहले तो शुरू के अंदर तो कुछ खुले, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और 18वीं शताब्दी का जब अंत आने लगा तो एकदम से वहां पर बहुत सारे कारखाने खुल गए थे। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ था। और अगर हम बात करें कपास की या कॉटन की, तो यह इस नए औद्योगिक युग का सबसे पहला प्रतीक था, यानी इससे शुरुआत हुई थी इन कारखानों के में काम की। ये जो औद्योगिक कारखाने बने थे, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था, इसमें जो सबसे पहले जो चीज आई थी वो कपास के द्वारा कपड़े बनाने की थी, यानी कॉटन जो था वो पहला औद्योगिक प्रतीक के रूप में उभर करके सामने आया था। कपास या कॉटन नए औद्योगिक युग का पहला प्रतीक थी। और फिर देखिए आप 19वीं शताब्दी में जाकर के 19वीं शताब्दी के आखिर तक तो ब्रिटेन के अंदर बहुत ज्यादा कपास का उत्पादन बहुत बढ़ गया था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हो गई थी। अब हम प्रारंभ से देखते हैं कि 1760 के अंदर जहां ब्रिटेन से लगभग 25 लाख पाउंड कपास का ब्रिटेन के अंदर आयात होता था, वो 1787 तक जाते जाते 220 लाख पाउंड में पहुंच गया था। यानी प्रारंभ में जब 1760 के अंदर ब्रिटेन जो था वो 25 लाख पाउंड ही जो है कच्चे कपास का आयात कराता था, यानी उसको इतनी आवश्यकता थी। लेकिन जब 1787 तक पहुंचे तो 220 लाख पाउंड कपास का आयात वहां पर होने लग गया था। यानी इन 27 वर्षों के अंदर लगभग आप देखिए कि 9 गुना कपास आयात की वृद्धि हो गई थी। कपास की मांग ब्रिटेन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। 1760 में ब्रिटेन 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था, जो 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर कच्चे कपास की मांग बहुत बढ़ती जा रही थी। वहां जो कपास का उद्योग था उसकी जरूरतें बहुत बढ़ती जा रही थी। कपास का उद्योग जो था, कपड़े बनाने का उद्योग, वो बहुत बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वहां कपास उद्योग की जरूरतें बढ़ गई थी। और ये क्यों हुआ था सारा का सारा? क्योंकि जो उत्पादन प्रक्रिया थी, कपड़े बनाने की जो उत्पादन प्रक्रिया थी, उसके प्रत्येक चरण के अंदर काफी बदलाव आ गए थे, काफी चेंजेस आ गए थे। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव किस प्रकार से आए? देखिए बच्चों, 18वीं शताब्दी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए थे और इन आविष्कारों से जो उत्पादन करने की प्रक्रिया थी उसके हर चरण की कुशलता में काफी वृद्धि हो गई थी। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी थी। और कुशलता किस प्रकार से बढ़ी थी? आप देखिए कि प्रति मजदूर उत्पादन भी बढ़ गया था, क्योंकि ऐसी मशीनें आ गई थी जिनसे हर मजदूर का जो काम करने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई थी, वो ज्यादा उत्पादन करने लग गया था। और आप देख लीजिए जो धागे थे और जो रेशे थे
वो भी पहले की बजाय अब बहुत मजबूत धागों और रेशों का उत्पादन होने लग गया था। यानी अच्छी क्वालिटी की चीजें बनने लग गई थी कम समय में, और मजदूरों के कम काम करने से उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई थी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया था और पहले से ज्यादा मजबूत धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा था। और इसी बीच रिचर्ड आर्कराइट नामक एक उद्योगपति ने, जो कि ब्रिटेन के एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, उद्योगपति थे, उन्होंने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने ला करके प्रस्तुत कर दी। यानी कि वो एक सूती कपड़ा मिल खोलना चाहते थे। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रख दी। अभी तक तो जो सारा जो कपड़े का उत्पादन का कार्य था वो सारा का सारा देहात में ही होता था। वहीं घरों से लोग अपने अपने घरों में रह करके और इस काम का संचालन करते थे, और बाहर से सौदागर आते थे और वो उनके माल को वहां से ले जाते थे और उनको पैसे दे जाते थे। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था और यह काम लोग अपने अपने घर पर ही रहकर करते थे। लेकिन जब अब नई नई महंगी मशीनें आ गई तो सारी ये जो प्रक्रियाएं थी, कपड़े उत्पादन की जो सारी प्रक्रियाएं थी, वो एक ही छत के नीचे आ गई। एक कारखाने में बड़ी बड़ी महंगी मशीनें आकर के जब स्थापित हो गई तो वो सारी की सारी चीजें, उत्पादन की प्रक्रिया की सारी चीजें एक ही छत के और एक ही मालिक के हाथों में आ गई थी। यानी अब ऐसा नहीं था कि गांव में कोई काम एक कर रहा है, कोई काम दूसरा कर रहा है, कोई काम तीसरा कर रहा है। अब ऐसा नहीं था। एक कारखाने के अंदर नई मशीनें आई, उन मशीनों को स्थापित कर दिया गया था। वो एक ही छत के नीचे थी, सारी की सारी एक ही बिल्डिंग में थी और एक ही मालिक के द्वारा उनको संचालन करवाया जाता था। लेकिन अब महंगी नई मशीनें कारखानों में लगाकर सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में ही आ गई थी। अब जो उत्पादन प्रक्रिया थी उस पे मालिक के द्वारा निगरानी रखी जा सकती थी। वो कपड़े की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रख सकता था और मजदूर क्या कर रहे हैं उस पर भी वो अपनी नजर रख सकता था। इस प्रकार से वो जो उत्पादन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको वो ठीक ढंग से संभाल सकता था। जबकि अब से पहले तो क्या था, ये गांव में होता था, इसलिए गांव में तो इस प्रकार के जो काम थे वो होना संभव ही नहीं थे। ना तो वहां उत्पादन प्रक्रिया को ठीक ढंग से देखा जा सकता था, ना वो मजदूर क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को देखा जा सकता था, और मजदूरों पर नजर रखना तो वहां संभव था ही नहीं। अब उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। अब देखिए, आप कारखाने बने, इन कारखाने बने तो उसके बारे में ब्रिटेन की स्थिति को हम देखते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही पूरे ब्रिटेन का जो भूदृश्य था वो कारखानों से सज गया था। यानी ब्रिटेन के अंदर कारखाने भूदृश्य का एक अभिन्न अंग बन गए थे। आपको चारों तरफ वहां कारखाने ही कारखाने दिखाई देते। ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत की ही बात है। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में कारखाने भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। और देखिए, कारखाने जो होते थे वो बहुत विशाल होते थे और इनकी जो नई प्रौद्योगिकी की जो ताकत होती थी वो इतनी जादुई होती थी कि कोई एक बार इनको जब देखता था तो वो देखता ही रह जाता था। उसकी एक बार जब उस पर नज़र पड़ती थी तो उससे नज़र हट ही नहीं पाती थी। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। जैसे वो उस पर नज़र पड़ती थी, ये जो कारखाने तो बहुत बड़े होते थे, विशाल होते थे, और इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती थी वो इतनी स्ट्रांग, मजबूत होती थी कि उसको देखते ही लोगों की आंख ही चौंध जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था और मानो वो इस बात को भूल ही जाते थे कि कुछ समय पहले ही जो उनकी आंखों से ओझल हुआ है, यानी जो गलियां हैं, जो वर्कशॉप हैं, उनमें उत्पादन का कार्य चल रहा है। यानी वो थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा था कि गली और वर्कशॉप में उत्पादन चल रहा था, जैसे वो कारखानों पर नजर पड़ती थी सब कुछ वो भूल जाते थे, उनकी आंखों से सब कुछ ओझल हो जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉपों में अभी भी उत्पादन चालू है। और देखिए आप एक चित्र, लंकाशायर की एक कॉटन मिल का ये चित्र है और सीई टर्नर द्वारा बनाया गया चित्र है। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में 1925 के अंदर ये चित्र छपा था। लंकाशायर की एक कॉटन मिल का ये चित्र आप देखिए। और देखिए, कलाकार ने कहा है कि अगर उस नम मौसम की नज़र से देखें
जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है। यानी लिखने वाले कलाकार ने इस बात को लिखा है कि जो लंकाशायर का जो मौसम था वो नम था, वो नमी रहती थी वहाँ के मौसम के अंदर, और इस नमी के कारण ही जो लंकाशायर था वो सूत बनाने के काम के लिए सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती थी। और वो जो नमी थी वो वातावरण के अंदर हमेशा ही छाई रहती थी, दिन में भी और शाम के समय भी। जब शाम के समय जब सूर्य अस्त होता था और उसका जो प्रकाश था, लालिमा लिए हुए जो प्रकाश था, वो जब इस कारखाने के ऊपर पड़ता था तो इस धुंधलके के अंदर वो बहुत ही शानदार रंग का दिखाई देता था, वो शानदार नज़ारा दिखाई देता था, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार की बात करते हैं हम, तो इससे पहले हम औद्योगिक मैनचेस्टर का एक चित्र देखते हैं। इंग्लैंड का जो शहर है मैनचेस्टर शहर, जो कपड़े के लिए बहुत विख्यात है, कपड़े की मिलों के लिए मैनचेस्टर की जो मिलें हैं कपड़े की वो बहुत जानी जाती हैं, और उसका ये चित्र दिखाया गया है। औद्योगिक मैनचेस्टर एम जैक्सन का चित्र है, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ से ही लिया गया है, और ये भी 1857 का चित्र है। और इस चित्र के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारी धुआं छोड़ती हुई चिमनियां दिखाई दे रही हैं। ये एक औद्योगिक इलाका है। धुआं छोड़ती चिमनियां औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। नए नए औद्योगिक क्षेत्र बने थे, उनके अंदर कारखाने ही कारखाने स्थापित हो गए थे, और उनकी चिमनियां थी वो धुआं निकालती थी। और आप देखते हैं कि जब विज्ञान ने जैसे जैसे उन्नति की है वैसे वैसे ही इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। और जिस प्रकार से इन कारखानों, इन औद्योगिक इकाइयों के कारण विशेष प्रकार के लाभ हुए, विभिन्न चीज़ों का उत्पादन बढ़ गया था, उतने ही उससे नुकसान भी प्रारंभ हो चुके थे। वायु का प्रदूषण प्रारंभ हो चुका था। इनसे निकलने वाला, इन चिमनियों से निकलने वाला अथाह धुआं जो था वो पूरे पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर देता था। इसके अलावा आप देखिए ये जो कारखाने थे इनसे और भी प्रदूषण होते थे, जैसे कि इनसे निकलने वाला जो जल था या अथवा जो रासायनिक पदार्थ थे वो बहुत प्रदूषित होते थे, और इनको तालाबों और नदियों के अंदर जब प्रवाहित कर दिया जाता था तो सारा का सारा पानी भी उससे प्रदूषित हो जाता था। और इस प्रकार से हमारे लिए जो दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे वो वायु है या जल है, दोनों का ही प्रदूषण इस औद्योगिक क्रांति के द्वारा प्रारंभ हो गया था, और आज भी ये प्रदूषण दिनों दिन ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन चलिए हम विषय पर लौट करके आते हैं और देखते हैं कि क्या औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। एक तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये जो औद्योगिकरण था ये कितनी तेजी से आगे बढ़ा, इसकी रफ्तार क्या थी, और दूसरा, क्या औद्योगिकरण का अर्थ केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? यानी औद्योगिकरण में केवल फैक्ट्रियों का निर्माण, कारखानों का निर्माण, इस प्रकार की चीजें ही आती हैं, या इसके अलावा भी कुछ है? इसके बारे में हम विचार करेंगे। आइए देखते हैं, और इसको हम विभिन्न प्रकार के 4 चरणों के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे, उससे हमारे बात में समझ में आएगी। तो पहले चरण की अगर बात करें तो देखिए, सूती उद्योग और जो कपास उद्योग था वो ब्रिटेन का सबसे ज्यादा फलता फूलता उद्योग था, सबसे ज्यादा उनकी कमाई होती थी। प्रारंभ भी इसी उद्योग से उन्होंने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इसी उद्योगों से हुई थी, सूती उद्योग से और कपास उद्योग से, और वहाँ पर इससे वो बहुत कमा रहे थे, क्योंकि विदेशों से, अपने उपनिवेशों से वो कच्चा कपास वहाँ पर मंगाते थे और तैयार माल को वो उन्हीं विदेशों में, उपनिवेशों में बेचने के लिए भेज देते थे। वहाँ के जो बाजार थे उनके ऊपर उनका पूरा नियंत्रण रहता था, और इस प्रकार से वो बहुत ज़बरदस्त कमाई करने लग गए थे। इसलिए जो सूती उद्योग और कपास उद्योग था वो ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा फलता फूलता उद्योग था। सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, और तेजी से बढ़ता हुआ ये जो उद्योग था, ये 1840 के दशक में जो औद्योगिकरण का जो प्रथम चरण था उसके अंदर ये ब्रिटेन का सबसे प्रमुख उद्योग बन गया था, सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। यानी जो प्रथम चरण था औद्योगिकरण का, उसमें ब्रिटेन का सबसे बड़ा जो उद्योग था वो सूती उद्योग और कपास उद्योग था। लेकिन इसके बाद में परिवर्तन आया और लोहा उद्योग और जो स्टील उद्योग था वो सबसे आगे निकल गया, यानी वो अब ब्रिटेन का सबसे प्रथम उद्योग बन चुका था।
इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए थे। इसका कारण क्या था कि 1840 के अंदर तो ब्रिटेन में, 1840 के दशक में तो ब्रिटेन में, और 1860 के दशक में उसके जो उपनिवेश थे उनमें रेलवे का विस्तार प्रारंभ हो गया था। आधुनिक तकनीकें आ गई थी, व्यापार में सुविधा करने के लिए रेलवे का विस्तार किया जा रहा था। ब्रिटेन सबसे बड़ा उस समय उपनिवेशों पर शासन करने वाला सबसे बड़ा शासक था, और वो इसलिए वो अपने देश के अंदर व्यापार में वृद्धि करने के लिए और अपने उपनिवेशों में वृद्धि करने के लिए रेलवे का विस्तार कर रहा था। और इस रेलवे के विस्तार के लिए ही लोहे की और स्टील की दोनों की आवश्यकताएं थी। इसलिए लोहे और स्टील दोनों की जरूरत बढ़ जाने के कारण लोहे और स्टील का जो उद्योग था वो अब सबसे आगे निकल चुका था। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ने लगी थी। और आप आंकड़ों से भी आप इस बात को जान सकते हैं कि 1873 तक आते आते ब्रिटेन में लोहा और जो इस्पात था उसका जो निर्यात था वो 7.7 करोड़ पाउंड पर पहुंच चुका था, जो कि कपास उद्योग का जो निर्यात था, जो कपास ब्रिटेन अपने यहां से निर्यात करता था, उससे लगभग ये दुगना था। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, जो राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। यानी इंग्लैंड जो कपास का निर्यात करता था उसका जो मूल्य था उससे जो लोहे और स्टील का जो निर्यात करता था उसकी जो कीमत थी वो इसकी लोहे और स्टील वाले की कीमत दुगनी थी, यानी उसको दुगना वो निर्यात करता था। अब देखिए हम दूसरे चरण पर बात करते हैं कि ये जो नए उद्योग आए ये परंपरागत उद्योगों को इतने आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे कि ये आए, विकसित हो गए, फैक्ट्रियां लग गई, कारखाने लग गए, तो इसका मतलब जो पहले के उद्योग थे वो एकदम हाशिए पर चले जाएं, ये इतना आसान नहीं था। नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। और इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक जाते जाते भी जो तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र थे वहां पर जो मजदूर काम करते थे उनकी संख्या ब्रिटेन के कुल मजदूरों की संख्या से 20% से भी ज्यादा नहीं थी। यानी जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्रीज थी, तकनीकी क्षेत्र वाले जो विकसित औद्योगिक क्षेत्र थे वहां पर भी मजदूर काम करते थे, और देहातों में भी और जो घरों में भी जो मजदूर काम करते थे। तो ये जो तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में जो मजदूर काम करते थे इनकी संख्या 20% भी नहीं थी टोटल मजदूरों की तुलना में। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से भी ज्यादा नहीं थी। और जो एक कपड़ा उद्योग था वो एक गतिशील उद्योग था। आपने देखा कि पहले स्टेपलर के पास काम होता है, फिर उसके बाद बुनकर के पास होता है, फिर फुलर्स के पास में जाते हैं, उसके बाद रंगसाजों के पास में जाते हैं, उसके बाद में फिनिशिंग का काम होता है, अनेक इसके गतिशीलता होती है। फिर सौदागर इसको लेकर के और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर इसको बेचते थे। यानी ये बहुत ही गतिशील उद्योग था, विभिन्न लोगों के हाथ से होकर के ये उद्योग निकलता था। लेकिन जब कारखानों की स्थापना हो गई उसके बावजूद भी कारखानों में इतना उत्पादन नहीं होने लगा था जितना कि लोगों के घरों से, गांवों में, देहातों से इसका उत्पादन हो रहा था। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में ही होता था। और अब आप देखिए इसके तीसरे चरण पर अपन चल के देखते हैं कि ये जो लेकिन जो ये परंपरागत उद्योग थे, ये परंपरागत उद्योगों में भी अब काफी परिवर्तन आने लगे थे और इनकी गतिशीलता भी बढ़ गई थी, इनकी गति भी बढ़ गई थी। पहले की तरह ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे ही अपने काम कर रहे हैं और उसी रफ्तार से चल रहे हैं, नहीं, अब इन्होंने भी अपनी गति बढ़ा दी थी, क्योंकि ऐसे तो काम चल ही नहीं सकता था। क्योंकि जो भाप से चलने वाले जो उद्योग थे, सूती उद्योग और लोहा उद्योग, उसका तो ये मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। उसकी जो गति थी उस गति को तो पकड़ ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी गति को काफी बढ़ा दिया था। यद्यपि परंपरागत उद्योगों में भी परिवर्तन हो रहा था और उनकी गति बढ़ रही थी, लेकिन इस गति की भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों की गति से तुलना नहीं की जा सकती थी।
और हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत उद्योग थे ये पूरी तरह ठहराव की स्थिति में नहीं थे कि भाई एक जैसी प्रक्रिया ही चलती जा रही है। नहीं, ये भी दिनों दिन नई तकनीकों से, अपने आविष्कारों से, अपनी जो नई नई छोटे छोटे आविष्कारों से अपने उत्पादन को, अपने काम को बढ़ाने लग गए थे। ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। और देखिए, बहुत सारे ऐसे गैर मशीनी क्षेत्र के कार्य थे, जैसे कि अपन बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण का कार्य था, उसके अलावा निर्माण का कार्य था, जैसे कि पॉटरी का कार्य था, जैसे कि कांच बनाने के जो काम थे वो थे, जैसे चर्म शोधन के कार्य थे, जैसे फर्नीचर बनाने का कार्य था और औजार बनाने का। ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ऐसे कार्य थे जो मशीनों के द्वारा नहीं होते थे, लोगों के हाथों के द्वारा ही वो कार्य होते थे। और इन कामों को छोटे छोटे आविष्कारों ने, विशेष रूप से जो बहुत छोटे और साधारण जो आविष्कार थे, उन्होंने इनमें बहुत प्रगति ला दी थी, बहुत इनमें उन्नति कर दी थी। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे कामों में साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों से ही तरक्की हो रही थी। अब बच्चों, जैसे में एक चीज आई है खाद्य प्रसंस्करण। ये क्या चीज है? जो कृषि उत्पाद होते हैं, उनकी जो प्रारंभिक अवस्था से उनको, और फिर उनको रासायनिक तरीके से या भौतिक तरीके से या जैविक तरीके से किसी भी प्रकार से उनका मूल्यवर्धन किया जाता है, उनकी अगर कीमत को बढ़ा दिया जाए तो वो खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में आता है। मान लीजिए खेती से कोई कृषि उत्पाद आया, उसकी प्रारंभिक अवस्था है, और उसकी कोई चीज बना करके उसको पैकेटों में भर करके जब बाजार में बेचा जाता है, वो खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। डेयरी का जो काम है वो भी इसी में आता है, पैकेट का जो कार्य है वो भी इसी के अंदर आता है। तो खाद्य प्रसंस्करण आज इसका बड़ा मंत्रालय है, केंद्र सरकार के अंदर भी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी होता है, बड़ा मंत्रालय इसका चलता है। अब बच्चों देखो, हम चौथे पॉइंट को देखते हैं। ये जो प्रौद्योगिकीय बदलाव थे, इनकी गति बहुत धीमे थी, यानी टेक्नोलॉजी के कारण जो चीजें हो रही थी वो बहुत धीरे धीरे हो रही थी। प्रौद्योगिकीय बदलावों की गति बहुत धीमे थी, और ये जो औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले थे, यानी जो चारों तरफ उद्योगों का विकास हो रहा था उनमें ज्यादा तेजी नहीं थी। यानी ऐसा नहीं था कि चारों तरफ अचानक ही उद्योगों का विकास हो जाए, कारखानों का विकास हो जाए, फैक्ट्रियां लग जाएं। ये प्रौद्योगिकीय बदलाव की स्थिति बहुत धीरे धीरे चल रही थी। औद्योगिक भूदृश्य पर यह बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले थे, और ये नई तकनीक इतनी महंगी थी, जो मशीनें आती थी, कारखाने बनाते थे, इनका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो बहुत महंगा होता था। तो ये जो सौदागर और व्यापारी जो थे, इस तकनीक को अपनाने के मामले में बहुत फूक फूक करके कदम रखते थे, वो इसको अपनाने में बहुत हिचकिचाते थे। नई तकनीक महंगी थी, इसलिए सौदागर व व्यापारी इनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम बढ़ाते थे। और ये जो मशीनें होती थी, कारखानों के लिए मशीन खरीद करके लाते थे, वो मशीन कई बार खराब भी हो जाती थी, और उस समय उनके इतने अच्छे मिस्त्री भी नहीं होते थे, तो उनकी मरम्मत कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता था, और बाद में उनको परेशानी आती थी। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था, और ये मशीनें इतनी अच्छी भी नहीं थी जैसा इनके बारे में पहले जो इनके बनाने वाले निर्माता थे और आविष्कारक थे, उन्होंने इन मशीनों के बारे में जो घोषणा की थी कि हमारी बहुत अच्छी मशीनें हैं, इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहेगा, इनका बहुत लंबे समय तक चलेंगी। इतनी अच्छी मशीनें नहीं निकली थी। ये मशीनें उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। और इस सारी बात को समझने के लिए हम जो भाप का इंजन है उसके उदाहरण को हम देखते हैं। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण हम देखते हैं। जेम्स वॉट ने और जो न्यूकॉमन ने एक भाप का इंजन बनाया था, उस भाप के इंजन में जेम्स वॉट ने काफ़ी सुधार किए, और सुधार करने के बाद में उन्होंने 1871 के अंदर इस भाप के इंजन का जो नया मॉडल उन्होंने तैयार किया था उसका पेटेंट करा दिया था। जेम्स वॉट ने न्यूकॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन का पेटेंट करा लिया था। और ये जो इन्होंने इंजन बनाया था, इनका जो एक बहुत जेम्स वॉट का एक बहुत ही अच्छा मित्र था, उद्योगपति मित्र था, जिसका नाम था मैथ्यू वुल्टन। उन्होंने इस इंजन का उत्पादन कार्य भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन कोई भी खरीदार ही नहीं आ रहा था, उनके इस इंजन को कोई खरीद ही नहीं रहा था। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू वुल्टन ने किया था। मैथ्यू वुल्टन ने फैक्ट्री लगाई, कारखाना लगाया,
और भाप का इंजन का ये जो मॉडल था जो जेम्स वॉट ने तैयार किया था नए प्रकार का, उसका उन्होंने उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिला, कोई खरीदने वाला ही नहीं था। और आप ये देख लिए 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक भी पहुंचते पहुंचते पूरे ब्रिटेन के अंदर केवल मात्र 321 ही भाप के इंजन थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 ही इंजन थे। अब वो 321 इंजन भी कहाँ 80 इंजन तो सूती जो उद्योग था उसके अंदर, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर काम आ रहे थे, और जो 9 इंजन थे वो ऊन उद्योग के अंदर काम आ रहे थे, और कुछ खनन में, कुछ नहर निर्माण में, कुछ लोह उत्पादन निर्माण के अंदर, इस प्रकार के विभिन्न उसके अंदर लगे हुए थे। इनमें से 80 इंजन तो सूती उद्योगों में काम में आ रहे थे जो 321 इंजन थे उनमें से, और 9 ऊन उद्योगों में काम में आ रहे थे। बाकी कुछ खनन में, कुछ नहर निर्माण में, कुछ लोह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और बहुत सारे तो ऐसे उद्योग थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भी इन भाप के इंजनों का इस्तेमाल ही नहीं किया, वो इससे अवॉइड करते रहे, दूर भगते रहे, इसको इंजनों को काम में नहीं लेते थे। बहुत सारे उद्योगों में तो भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मजदूरों की उत्पादन क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती थी, इस प्रकार की संभावना थी कि इस प्रौद्योगिकी, जो सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी ये चीज़ थी, ये भाप का इंजन जो मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकती थी, उसको उद्योगपतियों ने बहुत लंबे समय तक भी नहीं अपनाया। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। और अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे थे कि 19वीं शताब्दी के मध्य के अंदर जो औसत मजदूर थे वो मशीनों पर काम करने वाले मजदूर ना होकर के वो एक साधारण परंपरागत कारीगर या मजदूर ही होते थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। यानी 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो मजदूरी का काम करते थे वो परंपरागत काम ही होते थे, मशीनों पर बहुत कम मात्रा में काम होता था। तो जो मजदूर थे वो परंपरागत ही थे, मशीनों पर तो बहुत कम काम करते थे। अब देखिए इंग्लैंड की स्थिति में काफ़ी बदलाव आ गया था, बहुत सारे वहाँ पर कारखाने खुल गए थे। इंग्लैंड के एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप का चित्र दिया गया है। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849 का ये चित्र है। रेलवे कारखाने के अंदर फिटिंग शॉप है और उसका ये चित्र है। और इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे। यानी जो रेल के इंजन होते हैं जो रेलगाड़ी को खींचते हैं, वो जो लोकोमोटिव इंजन बनते थे वो इसके अंदर बनाए जाते थे। और पुराने कोई इंजन खराब हो जाते थे तो उनकी मरम्मत का कार्य भी यहां पर किया जाता था। यानी ये रेलवे वर्कशॉप का एक शॉप थी। ऐसे ही देखिए 1830 की एक कताई फैक्ट्री को भी इसमें दिखाया गया है जहां कताई का काम चल रहा है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर ये बहुत सारे यहां पर विशालकाय पहिए आपको दिखाई दे रहे हैं जो सैकड़ों तकलियों को एक साथ चलाते हैं। और ये पहिए किससे चल रहे हैं? ये भाप के द्वारा चल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते हैं और धागा बनने लगता है, सूत की कताई प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रिटेन के अंदर विभिन्न प्रकार के कारखाने और फैक्ट्रियों का निर्माण हो चुका था। और अब पहले जो देहातों में और सौदागरों के हाथों में उद्योग थे, व्यवसाय थे, वहाँ से निकल करके अब शहरों में और उद्योगपतियों के हाथों में आ गए थे। और अब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी, चारों तरफ उद्योग ही उद्योग विकसित होने लग गए थे। और इसी के साथ हमने आज कारखानों के उदय के बारे में अध्ययन किया और अब हम यहीं पर विराम लेते हैं। और अगले भाग के अंदर हम हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।